ज्ञान ध्यान। देश जो है ना, देश असल में देश के लोगों से बनता है और देश से प्यार की कोई एक तय सामूहिक परिभाषा भी नहीं हो सकती। सबका वतन परस्ती का अपना अपना तरीका है, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं, कुछ प्रतीक हैं जिन्हें देखने और सुनने मात्र से हमारी धमनियों में उत्साह आ जाता है। हमारे देश का झंडा तिरंगा ऐसा ही तो करता है। आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हों और ब्लू जर्सी पहने एक खिलाड़ी छक्का मारता है और आपको लगता है कि आप उसके छक्के पर खुश हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहर कर सोचें तो आप दरअसल इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि आपके देश के एक खिलाड़ी ने छक्का मारा है, किसी रैंडम खिलाड़ी ने नहीं। और जो स्टेडियम में चौतरफा फहराते हुए तिरंगे हैं, वो उसी खुशी की अभिव्यक्ति होते हैं। किसी भी देश का झंडा इतना ताकतवर होता है कि वो वहाँ के लोगों का मनोबल ऊंचा कर सकता है, उनके सीने में भरोसा भर सकता है। तो आज हम अपने झंडे तिरंगे की बात करेंगे, उसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, उसका इतिहास, उसे ससम्मान फहराने के नियम कायदे। आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान में मेरे यानी कुलदीप मिश्र के साथ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये तिरंगा बनाया किसने था। भारत के लिए झंडा बनाने की कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन आज जो तिरंगा आप देखते हैं, इसका जो शुरुआती रूप था, उसकी जो परिकल्पना की थी वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगली वेंकैया ने की थी। ये नाम आपको याद रखना चाहिए, पिंगली वेंकैया। उनकी चर्चा महात्मा गांधी ने 1931 में अपने अखबार यंग इंडिया में की है। वेंकैया बड़े दिलचस्प आदमी थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई की थी उन्होंने और उसके बाद वो सरकारी कर्मचारी हो गए थे, लेकिन गांधी जी के संपर्क में आए और फिर उनके विचारों के जादू का असर उन पे हुआ, तो झंडों में बड़ी रुचि उनकी थी। गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई भारत के लिए एक झंडा आप बनाइए। तो वेंकैया ने 1916 से 1921 तक 30 देशों के झंडों पर रिसर्च की और उसके बाद एक झंडा डिज़ाइन किया। मतलब ये समझिए कि 5 साल की रिसर्च के बाद 1921 में विजयवाड़ा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपना डिज़ाइन किया हुआ लाल और हरे 2 रंगों से बनाया हुआ झंडा दिखाया। गांधी जी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। इसके बाद देश में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन तब तक इस झंडे को वो आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के रहने वाले लाला हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। ये नाम भी आप याद रख लीजिए, लाला हंसराज। ये वही थे जिन्होंने पूरे पंजाब में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया और पंजाब में कई डीएवी स्कूलों की स्थापना करवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हंसराज कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर है। तो इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में देखा गया। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। तो जो तिरंगा है वो अपना स्वरूप उस वक्त धीरे धीरे लेने लगा था। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे 3 रंगों से बने झंडे को स्वीकार किया। हालांकि तब झंडे के बीच में अशोक चक्र नहीं था बल्कि चरखा था। तो अब ये तिरंगा देश का झंडा कैसे बना? कुछ साल बाद हुआ ये कि तिरंगे के बीच जो चरखा था उसकी जगह अशोक चक्र ने ले ली। इस झंडे को भारत की आज़ादी की घोषणा के 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिली, उससे 24 दिन पहले इसे सभी सरकारी इमारतों पर फहराए जाने की व्यवस्था तभी से रही है। झंडे को इस्तेमाल करने और फहराने के तौर तरीकों को तय करने के लिए कानून बनाया गया 1950 में ही, जिसे कहते हैं द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अब जानते हैं झंडे के रंग रूप और उसके साइज के बारे में। तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 से मिलती है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा झंडे के बारे में सामान्य जानकारी देता है, उसके रंग, उसका साइज। दूसरे हिस्से में झंडे को आम जनता, प्राइवेट संस्थान और स्कूल वगैरह कैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी जानकारी है। और तीसरे हिस्से में सरकारों और उनसे जुड़ी एजेंसियों की ओर से झंडे के इस्तेमाल के नियम कायदे बताए गए हैं। तो हमारे तिरंगे में 3 रंग की वर्टिकल पट्टियां हैं, आप जानते ही हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों पट्टियां एक बराबर होती हैं। झंडे की चौड़ाई का अनुपात उसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है, 2:3। मतलब चौड़ाई 2 फुट होगी तो लंबाई 3 फुट होगी। साइज़ के अनुपात में ये इस हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे अगर झंडा 4 फुट चौड़ा है तो उसकी लंबाई 6 फुट होगी, 6 फुट चौड़ा है तो लंबाई 9 फुट होगी।
सफ़ेद पट्टी के अंदर गहरे नीले रंग का चक्र है। ये चक्र सम्राट अशोक की राजधानी रही सारनाथ के स्तंभ पर भी बना हुआ है। इसमें 24 तीलियां हैं। तो वैसे तो तिरंगा अब अलग अलग तरह के साइज़ में सड़क चौराहे पर नज़र आ जाता है, लेकिन इसे बनाने के नियम कायदे फिक्स हैं। 1951 में पहली बार BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय झंडे के लिए कुछ नियम तय किए थे। 1968 में आधिकारिक तौर पर तिरंगा बनाने के भी मानक तय कर दिए गए थे। ये नियम काफ़ी सख्त हैं, मैं एक नज़र आपको बताता हूँ। जैसे केवल खादी या हाथ से काते गए कपड़े से ही झंडा बनाया जा सकता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनाने तक इसकी कई बार टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए 2 तरह की खादी का इस्तेमाल होता है। एक वो खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा खादी टाट यानी मोटी वाली खादी। झंडे के लिए बनाए गए खादी कपड़े की बुनाई भी सामान्य बुनाई से अलग होती है। कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के पास गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की ऐसी बुनाई की जाती है, जबकि हुबली में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां पर झंडा बनाया जाता है। तो बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की लैब्स में इसकी टेस्टिंग होती है। बुनाई के बाद उसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद उसे वापस कारखाने भेजा जाता है। फिर उसे 3 रंगों में रंगा जाता है और बीच में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद इसे फिर से टेस्ट के लिए भेजा जाता है। BIS झंडे की जांच करता है और उसके बाद ही उसे फहराने के लिए अप्रूव किया जाता है। अब झंडे को फहराना कैसे है, उसके तरीके क्या हैं? झंडा फहराने को लेकर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बहुत तफसील से नियम बताए गए हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको कुछ बड़े नियम बताता हूँ। जैसे अगर खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूरज उगने पर फहराया जाना चाहिए और सूरज ढलने से पहले उतार देना चाहिए। झंडे को कभी भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए। झंडे का रंग रूप नहीं बदला जा सकता, ना ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। झंडे पर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। फ्लैग कोड में ये भी कहा गया है कि झंडे को 90 डिग्री पे घुमाया भी नहीं जा सकता है। तो झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में ना फहराया जाए, यही नियम झंडे के खंभे और रस्सियों पर भी लागू होता है। साथ ही जानबूझकर झंडे को ज़मीन छूने देना या पानी में सराबोर होने देना भी दंडनीय अपराध माना जाता है। क्रिकेट से हमने बातचीत शुरू की थी। आपको याद होगा एक बार भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने उनका एक फ़ैन सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर चला आया था और धोनी को देखते ही वो उनके पैरों पर झुकने लगा पैर छूने के लिए, लेकिन उसको ख्याल नहीं रहा कि उसके हाथ में एक तिरंगा झंडा है छोटा सा, और उसके झुकने के साथ वो झंडा भी झुक रहा है और ज़मीन पर लगने ही वाला है। तो धोनी तुरंत झुके और उन्होंने अपने फ़ैन के हाथ से सबसे पहले तिरंगा झंडा ले लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए। तो इस बात के लिए बड़ी तारीफ हुई धोनी की कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वो सिर्फ क्रिकेट की रणनीति में ही नहीं दिखाते हैं, तिरंगे के सम्मान में भी उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और तिरंगे को ज़मीन पर छूने नहीं दिया। अगली बात कि तिरंगा कब और कहाँ फहराया जा सकता है। पहले तिरंगा जो है वो सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स पर ही फहराया जा सकता था, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया। देश के आज़ाद होने के 55 साल बाद देश की आम जनता को भी अपने घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों और दूसरी जगहों पर इसको फहराने की छूट दी गई। अब कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है, बशर्ते वो तिरंगे को फहराने के जो नियम कायदे हैं उनका पालन करे और झंडे के सम्मान में कोई कमी ना आने दे। अब बात करते हैं कि तिरंगे के अपमान पर सज़ा कितनी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सज़ा हो सकती है। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए लोगों के लिए बाधा खड़ी करने पर भी 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। तो ये थी हमारे झंडे तिरंगे के बारे में एक बुनियादी जानकारी। ज्ञान ध्यान में हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पर बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञान आपको देते रहते हैं। आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो ईमेल करें radio@aajtak.com। कुलदीप मिश्र मेरा नाम। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।